यहाँ तक हमने नर्वस सिस्टम तक किए थे क्लासेस में ही। यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है। स्क्रीन शेयर है। चलो ठीक है, आज हम पढ़ते हैं ये थेरोपेटिक इंडेक्स। थेरोपेटिक इंडेक्स किसे कहते हैं? ये ड्रग को मैयर करने के लिए इंडेक्स बनाई जाती है, या ड्रग की सेफ्टी मालूम की जाती है इससे, ठीक है। सेफ्टी ऑफ ड्रग को देखा जाता है थेरोपेटिक इंडेक्स से। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक बुकलेट में एमसीक्यूज इससे बना हुआ है, इसके फार्मूले से। कभी कभी हम रिस्क नहीं ले सकते, कॉपी पेस्ट हो जाए, तो ये फार्मूला होता है इसका। लीथल डोज जो है ना, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डोज। या अदर वर्ड्स में अगर हम कहें कि टॉक्सिक डोज, ठीक है, टॉक्सिक डोज टीडी लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डोज ईडी। तो ये आपने सिर्फ सीक्वेंस याद रखनी है कि टीडी या लीथल डोज जो होगा वो ऊपर होगा, नीचे जो होगा वो डिवाइड में वो होगा इफेक्टिव डोज। तो इसको डिवाइड किया जाता है कि इस ड्रग का टॉक्सिक या लीथल डोज कितनी लेवल का है और इसका इफेक्टिव कितनी लेवल का है, दोनों को डिवाइड किया जाता है। तो जो रिजल्ट आता है उसको थेरोपेटिक इंडेक्स कहा जाता है, सही है। तो जिस ड्रग की थेरोपेटिक इंडेक्स ज्यादा होगी वो ड्रग सेफ होगी, सही है। जिसकी कम होगी वो रिस्की होगी या जो है ना टॉक्सिक हो सकती है। तो इसको इस तरीके से मालूम किया जाता है, बाकी ये इतनी पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं। ये बाकी ये डिवीजन है इन्फेक्शन की, अक्यूट सब क्रोनिक क्रोनिक। इसमें अक्यूट जो होता है, जो फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं, इसमें अगर वो इन्फ्लामेशन वगैरह काज करवाता है तो वो अक्यूट होता है। फिर उसके बाद 24 आवर्स से 30 डेज तक जो पीरियड होता है वो सब अक्यूट कहलाता है। अगर कोई इन्फेक्शन आपको 1 to 3 मंथ है तो वो सब क्रोनिक होता है, मतलब थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना इन्फ्लामेशन काज करवा रहा है। अगर 3 मंथ से ज्यादा है तो वो क्रोनिक कहलाता है, ठीक है। तो ये इनकी कुछ डिवीजन है। बाकी फिर आज दोबारा है टॉक्सिसिटी के एंटीडोट्स, ये कल भी पढ़े थे बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, इनको भी पढ़ते हैं, सही है। सबसे पहले साइनाइड पॉइजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसका एंटीडोट पेपर में आ सकता है। साइनाइड ये क्या होते हैं कि कोई साइनाइड जो है ना इंजेस्ट कर लेता है, ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स वगैरह होते हैं जो इंडस्ट्री से फिर आ जाते हैं पानी में, वाटर वेस्टेज से। वहां से फिर एनिमल जो है ना नहरों वगैरह से पानी पी ले, वहां से भी हो सकता है। या साइनोजेनिक प्लांट्स भी होते हैं, जैसे सोरगम वगैरह है या चेरी वगैरह है, उनमें भी थोड़ी जो है ना मिकदार में साइनाइड मौजूद होता है। साइनोजेनिक प्लांट्स उनको कहा जाता है। तो उनको कंज्यूम कर लेगा तो उनसे क्या होता है, साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। तो ब्रीथिंग के प्रॉब्लम होते हैं एनिमल में, तो इसका आपने एंटीडोट याद रखना है। सोडियम थायोसल्फेट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपने याद रखना है कि सोडियम थायोसल्फेट किसका एंटीडोट है? साइनाइड पॉइजनिंग का है। ये आपने इसका सिर्फ एंटीडोट याद रखना है, पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आती है लीड, ये भी केमिकल है। लीड जो है ना ये ओल्ड प्लांट या कोई जो है ना बैटरीज वगैरह है या कंटामिनेटेड वाटर है, फीड है, उससे ये लीड फैल जाता है। सो ये किडनी वगैरह को डैमेज करता है। इसका जो जो है ना एंटीडोट होता है वो होता है कैल्शियम डाइसोडियम, या जिसको ईडीटीए कहा जाता है। ईडीटीए ये आपने याद रखना है। ईडीटीए किसे कहते हैं? इथिलीन डायमाइन ट्रेट्रा एसिडिक एसिड, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ईडीटीए किसका फुल फॉर्म है? इथिलीन डायमाइन ट्रेट्रा एसिडिक एसिड, ठीक है। तो ये जो है ना एजेंट मेटल, हैवी मेटल्स जो एनिमल कंज्यूम कर लेता है उसके लिए एंटीडोट यूज किया जाता है। ये कभी पेपर में नहीं आए बट बता रहा हूँ, थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर आता है मर्क्यूरी, एचजी जिसको कहा जाता है। मर्क्यूरी भी अगर जो है ना एनिमल वगैरह कंटामिनेटेड फीड या ओल्ड वैक्सीन की फार्मूलेशन है उससे भी ये फैल जाता है। यहाँ से भी डाइजेस्टिव या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते। तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसका भी आपने एंटीडोट याद रखना है, डाइमर का केप्रोल, ठीक है। डाइमर केप्रोल आपने याद रखना है। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आ सकता है कि ये किसका एंटीडोट है, मर्क्यूरी का है, सही है। नाइट्रेट का तो बता दिया था, मेथिलीन ब्लू ये हमने कल ही पढ़ा था। एट्रोपिन का याद रखना है। एट्रोपिन की अगर वो हो जाती है टॉक्सिसिटी तो उसके लिए जो है ना
ये इसका नाम ने मेडिसिन में पढ़ा था, एट्रोपा बेलाडोमा प्लांट होता है जहां से एट्रोपिन लिया जाता है। तो उस प्लांट से ये पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो इसके लिए आपने एंटीडोट जो याद रखना है वो है फाइसोस्टेगमाइन। ठीक है, फाइसोस्टेगमाइन आपने याद रखना है, ये एट्रोपिन का एंटीडोट है। सही है। तो ये भी पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइसोस्टेगमाइन किसका एंटीडोट है? एट्रोपिन सल्फेट का। तो ये तीन चार थोड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो है ना पेपर के हवाले से। मर्क्यूरी का आ सकता है डाइमर कैप्रोल, आपने याद रखना है। एट्रोपिन का आ सकता है फाइसोस्टेगमाइन। और लीड का ईडीटीए या कैल्शियम डाइसोडियम। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड। बाकी साइनाइड का तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो ये तीन चार इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ, बाकी ज्यादा सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, यहाँ से भी कुछ चीजें आपने याद रखनी है। सबसे पहले डायूरेटिक्स कहते किसे हैं? ये वो ड्रग्स होती हैं जो यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं किडनी में। वो ड्रग्स होती हैं ड्रग्स दैट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन जो है ना इन किडनी। तो क्यों? ताकि जो एक्सेस वाटर है या साल्ट वगैरह बॉडी में है उसको रिमूव करने के लिए डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। या हार्ट फेल्यूर में या किडनी के प्रॉब्लम्स में, हाई ब्लड प्रेशर्स में जो है ना डायूरेटिक्स दिए जाते हैं ये ड्रग्स, ताकि यूरिन की प्रोडक्शन ज्यादा और किडनी से वो चीजें वेस्ट वगैरह हो रिमूव हो जाए। तो इसलिए डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। अभी डिफरेंट डायूरेटिक्स होते हैं जो डिफरेंट किडनी में इन्वॉल्व होते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। सबसे पहले लूप डायूरेटिक्स। लूप क्या होता है? लूप ऑफ हेनिल। ये किडनी की स्ट्रक्चर से हैं। ठीक है, किडनी की स्ट्रक्चर है लूप ऑफ हेनिल। आपने शायद जो है ना शायद छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। लूप ऑफ एनल जो है ये यू शेप पार्ट होता है नेफ्रॉन जो किडनी में होते हैं वहां पे। फंक्शनल पार्ट जिसको हम नेफ्रॉन को कहते हैं, वहां पे यू शेप स्ट्रक्चर होती है जिसको लूप ऑफ एनल कहा जाता है। तो ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये कंसंट्रेशन यूरिन को कंट्रोल करता है, सॉरी साल्ट की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो इसमें जो ड्रग दी जाती है फ्यूरोसिमाइड दी जाती है, ये नाम आपने याद रखना है। ठीक है। लूप डायूरेटिक्स में अगर पूछा जाए कि कौन सा डायूरेटिक्स लूप डायूरेटिक्स में दिया जाता है, फ्यूरोसिमाइड, आपने ये ड्रग याद रखनी है सिंपली। ज्यादा इसमें आपको वो डिटेल में नहीं पूछेगा। बाकी इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती हैं, आपने पढ़ी भी होंगी, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। ये इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर टाइम मिला तो कभी किडनी की पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। डायूरेटिक्स में आपने लूप डायूरेटिक्स में एक ड्रग याद रखनी है, फ्यूरोसिमाइड। यह दी जाती है। पोटाशियम स्प्रिंग डायूरेटिक्स में कौन सी ड्रग दी जाती है? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है स्प्राइनोलेक्टोन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि स्प्राइनोलेक्टोन कहाँ पे इफेक्ट करती है या कहाँ किस पार्ट में आती है डायूरेटिक्स में? स्प्रे पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना। मतलब इसका क्या है कि ये जब ड्रग दी जाती है तो ये जो है ना वाटर और सोडियम को रिमूव करती है, पोटाशियम को बॉडी में रखती है। ठीक है, इसलिए इसको पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स कहा जाता है। तो इसमें आपने याद रखना है स्प्राइनोलेक्टोन। ये वाली ड्रग वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। उसके बाद है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में कौन सी ड्रग दी जाती है? ऑस्मोटिक क्या होता है? ये ड्रग्स जो यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करती हैं, वाटर वगैरह को पुल करती हैं ऑस्मोटिक फोर्स से। तो इसमें भी आपने एक ड्रग याद रखनी है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में कौन सी आती है? मैनिटोल। ठीक है, कौन सी आती है? मैनिटोल आती है। अगर पूछा जाए मैनिटोल किस में आती है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में, ये इस तरीके से दे सकता है कि मैनिटोल आपको ब्रैकेट में दे दे, सॉरी एमसीक्यूज में दे देगा लूप डायूरेटिक से या पोटाशियम स्प्रिंग डायूरेटिक से या ऑस्मोटिक डायूरेटिक से। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मैनिटोल जो है ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक से, स्प्राइनोलेक्टोन जो है वो पोटाशियम स्प्रिंग डायूरेटिक से, और फ्यूरोसिमाइड जो है ये लूप डायूरेटिक से। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। उसके बाद क्या है? कार्बोनिक इनहाइड्रेट्स इनहिबिटर। कार्बोनिक इनहाइड्रेट्स इनहिबिटर में आपने कौन सी ड्रग याद रखनी है? मतलब वो ये डायूरेटिक्स जो बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन को रिड्यूस करते हैं किडनी में, ताकि यूरिन का आउटपुट ज्यादा हो सके।
मेन फंक्शन इनका क्या है कि यूरिन की प्रोडक्शन को ज्यादा करेंगे ताकि वेस्ट रिमूव हो जाए। फिर इनको डिफरेंट चीजों में डिवाइड किया गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इनहिबिटर कौन सी होती है, ये वाली आपने याद रखनी है, एसीटाजोलामाइड। एसीटाजोलामाइड जो है इसको कहा जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इनहिबिटर। तो ये आपने जो है ना चार कैटेगरीज में ड्रग्स याद रखनी है, एक एक मैंने बताई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, लूप डायूरेटिक्स में फ्यूरोसिमाइड है, पोटाशियम स्प्रिंग में स्प्राइनोलेक्टोन है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में मैनिटोल है, और एसीटाजोलामाइडिन का कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इनहिबिटर होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या चीज है हमारी, xylazine एंड डिटोमाइडिन आर अल्फा टू एगोनिस्ट। अब एगोनिस्ट और एंटा एगोनिस्ट एक दो वर्ड्स होते हैं, वो बता देता हूँ यहाँ पे, बट वो मैंने जो नोट्स में बताया था वहां पे इनकी टर्मिनोलॉजीज आएंगी, वहां पे भी पढ़ेंगे। एगोनिस्ट किसे कहते हैं, जब ड्रग बाइंड करती है रिसेप्टर के साथ। एगोनिस्ट किसे कहते हैं, जब ड्रग जो है बाइंड करती है रिसेप्टर के साथ, द ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर एंड रिस्पांस को एक्टिवेट करती है, तो इसको एगोनिस्ट कहा जाता है। ठीक। दूसरा आपने एक वर्ड देखा होगा, एंटा एगोनिस्ट। ये इसके अपोजिट होता है, एंटा एगोनिस्ट। ठीक है। तो ये क्या होता है, जब ड्रग बाइंड करती है रिसेप्टर के साथ बट वो एक्टिवेट रिस्पांस को नहीं करती है, इसको कहा जाता है एंटा एगोनिस्ट। ठीक हो गया। तो वो कोई जो है ना इफेक्ट वगैरह काज नहीं करवाती। तो ये जो जाइलाजीन और डेटोमाइडिन है, ये क्या है, अल्फा टू एंटा जो है एगोनिस्ट होती है। मतलब ये एंड्रोजेनिक एगोनिस्ट है, अल्फा टू ये रिसेप्टर होता है जिसमें ये एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं। वो क्या करता है, सीएनएस को पैरालाइज कर देता है या वो अनकॉन्शियस कर देता है, तो इस रिसेप्टर को ये वो जो है ना एगोनिस्ट कर दी। ये काम की चीज हमारी जो है ना नहीं। गैसियस एनेस्थीसिया में नाइट्रस ऑक्साइड, इसका मैंने एक चीज आपको एवरीडे साइंस में बताया था, इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस, ये आपने याद रखना है। जो है ना ये क्या है, गैसियस एनेस्थीसिया है, जो है ना माइल्ड एनेस्थीसिया भी इसको कहा जाता है, सेडेशन वगैरह के लिए यूज की जाती है। लाफिंग गैस क्यों कहते हैं, अनकंट्रोल लाफ्टर करवाती है। ठीक है। जो है ना हेडेक वगैरह कम होता है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस ऐसे एनिमल को फील होता है, इसलिए इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। बट आप ये एमसीक्यूज भी वैसे एवरीडे साइंस में कहीं पे आपको आ सकता है कि लाफिंग गैस किसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। डिसोसिएटिव एनास्थीसिया में आपको बताया था, केटामीन आपने याद रखना है। केटामीन डिसोसिएटिव एनास्थीसिया है। डिसोसिएटिव एनास्थीसिया क्या होती है, ये हमने इसकी डेफिनेशन भी सर्जरी में पढ़ी थी, एक दो वर्ड्स आपको बताए थे इसको पहचाने के लिए। बट सिंपली ये एनास्थीसिया जिसमें एनिमल अवेक होता है बट अनकॉन्शियस होता है, बट इनसेंसिटिव होता है पेन में। अगर आप उसको थोड़ा सा दबाएंगे या कोई जो है ना लाउड वगैरह का साउंड चलाएंगे तो एनिमल थोड़ी मूवमेंट करेगा। इनसेंसिटिव होता है पेन के, बाकी यहाँ पे बॉडी डिस्कनेक्टेड जो है ना होती है सेंसेशन से, इसलिए इसको डिसोसिएटिव कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, केटामीन। ये आपने याद रखना है, अगर आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसोसिएटिव एनास्थीसिया, तो आपने याद रखना है केटामीन। और यहां से आपको एक रिसेप्टर भी बता देता हूं, यहाँ पे तो लिखा नहीं हुआ है कि ये कौन से रिसेप्टर को जो है ना ब्लॉक करती है सीएनएस में, केटामीन। तो ये एडवांस में बता रहा हूँ, शायद एमसीक्यूज आ सकता है ये। एनएमडीए, ये आपने याद रखना है। एनएमडीए आपको देगा, या इसको कहा जाता है ग्लूटामेट। क्या कहा जाता है, ग्लूटामेट रिसेप्टर सीएनएस में होता है, उसको ये जाके ब्लॉक करती है केटामीन। यहां अगर वो दे दे कि डिसोसिएटिव एनास्थीसिया कौन से रिसेप्टर को इफेक्ट करती है, ग्लूटामेट या एनएमडीए या केटामीन करके पूछे, तब भी बात एक ही होगी। ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, ये क्या होता है, एन मिथाइल डी एस्परेट रिसेप्टर इसको कहा जाता है। फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये एमसीक्यूज में शॉर्ट फॉर्म ही यूज होता है, एनएमडीए। यहाँ इसको ग्लूटामेट भी कहा जाता है, एन मिथाइल डी एस्पर्टेट जो है ना रिसेप्टर इसको कहा जाता है। ठीक है, एनएमडीए ये रिसेप्टर सीएनएस में होता है जिसको केटामीन ब्लॉक करती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीजें आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में बता दी। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो है ना
फिनोल डेरिवेटेड्स में कौन सी है? प्रोपोफोल। प्रोपोफोल किस कैटेगरी में आती है? फिनोल में। फिनोल की स्ट्रक्चर आपने केमिस्ट्री में देखी होगी, केमिकल कंपाउंड होता है जिनमें बेंजाइन की रिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो केटामीन का बता दिया, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होती है। उसके बाद आती है एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इस साल भी यहाँ से एमसीक्यूज आया था 2025 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना, आपको अभी बताने जा रहा हूँ। एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन, सबसे पहले यहाँ से आपने याद रखना है कि जो कंपाउंड्स की ड्रग्स में बताऊं, एक दो कम से कम आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आएगी तो फिर वो जो है ना, क्या होता है, ऑप्शन में कभी कभी ड्रग्स आ जाती हैं तो परेशानी हो जाती है। यहाँ पे अभी हम एंटीबायोटिक्स की बात कर रहे हैं। सही। सबसे पहले क्या है? बैक्टीरियोसाइडिल। एक आपने याद रखना है, बैक्टीरियोसाइडल किसे कहते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक किसे कहते हैं। यहाँ पे आपने साइडल से याद रखना है, साइडल का मतलब होता है किल करना। ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल वो ड्रग्स एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। सबसे पहले ये याद रखना है, वो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया को किल करती हैं उनको कहा जाता है बैक्टीरियोसाइडल। और वो बैक्टीरिया जो, सॉरी, एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं या थोड़े टाइम के लिए रोक देती हैं, उनको कहा जाता है बैक्टीरियोस्टेटिक। स्टेटिक वर्ड से ही आप, जाहिर है स्टेट का मतलब होता है कि मौजूद होना किसी जगह पे। ठीक है, इससे आप थोड़ा याद रखना। तो इसका मतलब होगा कि ये जो एंटीबायोटिक्स होंगी, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देंगी बट उसे मारेंगी नहीं, किल नहीं करेंगे। बट जो बैक्टीरियोसाइडल में आएंगी वो डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल करेंगी। इसके एग्जाम्पल्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, क्या करना है? एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दो इनसे डिफरेंट एंगल से एमसीक्यूज आ सकते हैं। बैक्टीरियोसाइडिल में कौन कौन सी आती हैं? पेनिसिलिन आती है, सेफालोस्पोरिन आती है, फ्लोरोकोनिलोन आती है। फ्लोरोकोनिलोन में कौन सी ड्रग्स आती हैं? तीन चार याद रख लें, या एक भी याद रखेंगे आपका काम बन जाएगा। एंड्रोफ्लोक्सिन। ठीक है, एंड्रोफ्लोक्सिन इसमें आती है, या जिसकी लास्ट में ये फ्लोक्सिन वर्ड होगा, फ्लोक्सिन, ये सारी इसमें आती हैं फ्लोरोकोनिलोन में। इसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं, ये कहाँ पे इफेक्ट करती है, ये नीचे आएगा यहाँ इस कैटेगरी में। बट यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें, एंड्रोफ्लोक्सिन, सिप्रोफ्लोक्सिन, ये आपने नाम सुने होंगे, ये इस कैटेगरी में आते हैं। एंड्रोफ्लोक्सिन, सेप्रोफ्लोक्सिन। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं? ये होते हैं बैक्टीरियोसाइडिल। ठीक है, उसके बाद क्या है? अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, इसमें आपने एग्जांपल्स क्या क्या याद रखने हैं? जेंटामाइसिन, क्या होता है? जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, जो है ना, ये सारे माइसिन वाले इसमें आते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में। तो ये सारी ड्रग्स क्या होती हैं? ये होती हैं बैक्टीरियोसाइडल। फिर दोबारा बता रहा हूं, अगर वो कंपाउंड पूरे का नाम ना दे, आपको दे दे कि जेंटामाइसिन क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है या बैक्टीरियोस्टेटिक है, तो आपको इसलिए एक दो एग्जांपल्स बता दिए जो कॉमन यूज होते हैं, तो आपको पता हो कि बैक्टीरियोसाइडल है ये। यहाँ आ जाए सिप्रोफ्लॉक्सिन या एंड्रोफ्लॉक्सिन, ये क्या होते हैं? ये भी बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। सेफालोस्पोरिन, पेनिसिलिन, ये सारे क्या है? बैक्टीरियोसाइडल है। ये आपने याद रखने, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं हम बैक्टीरियोस्टेटिक में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ये वो ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं या स्टॉप करती हैं या स्लो डाउन करते हैं। ठीक है, बाकी जो है ना, किल नहीं करते हैं। तो इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स यूज होते हैं? नंबर वन है मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स में आपने याद रखना है कौन कौन से एग्जांपल्स, इसमें याद रखना है एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एरेथ्रोमाइसिन, ये आप लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एरेथ्रोमाइसिन। उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन, ये सारे आते हैं मैक्रोलाइड्स में। एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। टाइलोसिन भी इसमें आता है। तो ये क्या है? मैक्रोलाइड्स में। और ये क्या है? एरेथ्रोमाइसिन पूछा जाए या एजिथ्रोमाइसिन, ये बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं, ये किल नहीं करते। उसके बाद दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, कंपाउंड का? एम्फनिकोल्स। एम्फनिकोल्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं ये भी बता देता हूं। एक आपने कॉमन याद रखनी है, क्लोरोमा फेनिकॉल। ठीक है, क्लोरोमा फेनिकॉल। क्लोरोमा फेनिकॉल जो होती है ये एम्फनिकोल्स में आती है। तो ये भी क्या होती है? ये होती है बैक्टीरियोस्टेटिक।
उसके बाद टेट्रासाइक्लिन, ये आपको पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से। टेट्रासाइक्लिन क्या है? बैक्टीरियोस्टेटिक है। सल्फा की जितनी भी ड्रग्स हैं ये भी क्या होती हैं? बैक्टीरियोस्टेटिक होती हैं। उसके बाद लिंकोमाइसिन, ये लिंको में जो भी आती हैं ये भी क्या होती हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है? यहाँ तो जो मैंने एग्जांपल्स बताए, वो एक ड्रग उठा के आपसे पूछ ले कि ये बैक्टीरियोसाइडल है या बैक्टीरियोस्टैटिक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है कि ये जो है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, जो है ना, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैक्टीरियोसाइडल एक्सेप्ट, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए आपको इनके सारे एग्जांपल्स पता हो कि कौन सी ड्रग्स जो हैं बैक्टीरियोसाइडल हैं, कौन सी ड्रग्स बैक्टीरियोस्टैटिक है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर दोबारा, पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, फ्लोरोकोनिलोन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड, ये बैक्टीरियोसाइडल है। बैक्टीरियोस्टैटिक में मैक्रोलाइड्स, एम्फिनिकॉल्स, टेट्रासाइक्लिन। ये एग्जांपल काफी जो है ना बुकलेट्स में निकला हुआ है कि टेट्रासाइक्लिन क्या है। ये काफी बुकलेट्स में क्वेश्चन बना हुआ है एमसीक्यूज में। तो आपको पता है आ जाता है कभी कभी कॉपी पेस्ट। तो जब भी आ जाए तो आपको क्लियर होना चाहिए कि टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियोस्टैटिक है। मतलब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती है, किल नहीं करती। क्लियर है ये सारी टेबल? ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये जैसे बैक्टीरिया को किल करती हैं, जो है ना, या उसकी सिंथेसिस को या उसकी ग्रोथ को रोकती हैं, स्टॉप करती हैं, तो ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। यहां से 2025 में वेटनरी ऑफिसर में क्वेश्चन आया था, सेल वॉल में कौन सी ड्रग्स होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या जो है ना डिस्ट्रॉय कौन सी एंटीबायोटिक्स करती हैं? तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम पढ़ते हैं सेल वॉल इनहिबिटर कौन सी होती हैं। दो सेल वॉल इनहिबिटर्स होती हैं। यहाँ पे सेल वॉल इनहिबिटर्स का क्या मतलब है कि ये जब बैक्टीरिया को किल करेंगी, क्योंकि सेफालोस्पोरिन भी बैक्टीरिया को किल कर रही है, पेनिसिलिन भी जो है ना बैक्टीरिया को किल कर रही है। क्यों? क्योंकि ये है बैक्टीरियोसाइडिल। ठीक है, क्या है? बैक्टीरियोसाइडिल है। तो ये जब किल करती हैं तो बैक्टीरिया के ऊपर एक सेल वॉल होती है, सबसे पहले उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में एक सेल वॉल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी हुई होती है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। वो सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है। ये याद रखिएगा, ये जो सेल वॉल बाहर वाली होती है ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करती है प्रेशर से। ठीक है, तो ये क्या, जब एंटीबायोटिक्स होती हैं तो सबसे पहले इसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करती हैं। जैसे सेल वॉल डिस्ट्रॉय होगी तो बैक्टीरिया खुद ब खुद किल हो जाएगा। तो दो ड्रग्स इसमें आपने याद रखनी है, पेनिसिलिन एंड सेफालोस्पोरिन, जो है ये सेल वॉल इनहिबिटर है। क्या है? सेल वॉल इनहिबिटर है। तो ये क्वेश्चन आया था, सेफालोस्पोरिन जो है वो कौन सा इनहिबिटर है? ऑप्शन में आया था सेल वॉल प्रोटीन, डीएनए गायरेज। तो ये सेल वॉल इनहिबिटर है, ये आपने याद रखना है, पेनिसिलिन और सेफालोस्पोरिन। उसके साथ ये कौन सी है? बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स होती हैं। ठीक है, ये आपने सिंपली याद रखना है। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कौन सी ड्रग्स होती हैं? प्रोटीन में सबसे पहले मैक्रोलाइड्स। ठीक है, मैक्रोलाइड्स में बताया ना, एरिथ्रोमाइसिन या टाइलोसिन वगैरह। ये क्या होती हैं? ये बैक्टीरिया को स्टॉप करती हैं ताकि वो प्रोटीन ना बना पाए। ठीक, क्योंकि बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए प्रोटीन्स की नीड होती है। तो ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की उस कैपेसिटी को जो है ना स्टॉप कर देते हैं। क्योंकि मैक्रोलाइड्स क्या है, यहाँ पे देखिएगा, मैक्रोलाइड्स बैक्टीरियोस्टेटिक है। ठीक है, तो ये उसकी प्रोटीन की सलाहियत को खत्म कर देते हैं, तो इसलिए इनको प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर कहा जाता है। इसमें आपने एग्जांपल, आपने एक कॉमन एग्जांपल एक एक जरूर याद रखना है, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन आपको ऊपर भी बताया, ये आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से भी एग्जांपल से भी वो पूछ सकता है कि एरिथ्रोमाइसिन कौन सा इनहिबिटर है। आपको क्लियर होना चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। उसके बाद जो है ना, अभी फिर ना बैक्टीरिया में दो टाइप्स के राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं। अगर आपको समझना है तो ये इसी फॉर्म में डाइजेस्ट कीजिएगा जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एक होते हैं 50S राइबोसोम, बैक्टीरिया में शायद आपने पढ़े हो। दूसरे होते हैं 30S। 30S राइबोसोमल सब यूनिट होते हैं। ये आरएनए डीएनए की स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। ये आपको डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, बट सिंपली आपने याद रखना है, टू टाइप्स के राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं।
एक को कहा जाता है 50S, दूसरे को कहा जाता है 30S। कुछ ड्रग्स जो होती हैं उनमें जो है ना 30S राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं, कुछ में 50S राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इनसे भी बन सकता है कि कौन सी ड्रग 30S है या 50S है। इसलिए मैं यहाँ पे बताने जा रहा था, इसलिए आपको बता दिया। टोटल अगर पूछा जाए तो टोटल 70S होते हैं, इनको प्लस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो ये 80 बन जाएंगे, बट इसको प्लस नहीं कीजिएगा। 50S और 30S राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं, और टोटल होते हैं 70S। सही है। तो यहाँ पे जो ये मैक्रोलाइट्स होते हैं ना, ये आपने याद रखना है, जिसमें एरिथ्रोमाइसिन आते हैं। ये जो है ना बाइंड करते हैं 50S राइबोसोम्स पे। किस पे करते हैं? 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे। वहां पे क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ये याद रखिएगा। राइबोसोम जो स्ट्रक्चर है सेल की, जो है ना उसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, वहां से प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये 50S राइबोसोमल के सब यूनिट को स्टॉप कर देते हैं, ताकि वहां से चेन प्रोटीन की नहीं बन पाए। मैक्रोलाइट्स जो होते हैं, या जिसमें एरिथ्रोमाइसिन हमने पढ़ी थी। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन भी क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस को। आवाज आ रही है? कोई बताएगा कहाँ तक किया था? शायद ये थोड़ा सा नेट का इशू हो गया। स्क्रीन शेयर हो गई? कहाँ तक आवाज आ रही थी? बीच में वो कट हो गया। वहां से शुरू करें ना, शायद ये बीच में ही वो हो गया। ये आया समझ? 50S और 30S, ये बताइए। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस तक की आज करते। ओके ओके। तो ये मैक्रोलाइट्स में मैंने बता दिया आपको कि ये 50S राइबोसोम के जो सब यूनिट्स होते हैं वहां पे जाके बाइंड करती है, यहाँ जिसको एरिथ्रोमाइसिन कहा जाता है। टेट्रासाइक्लिन पूछा जाए, ये भी प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, मतलब बैक्टीरिया को प्रिवेंट करती है कि वो प्रोटीन को बना पाए। और ये जो बाइंड करती है राइबोसोमल सब यूनिट्स पे, वो आपने याद रखना है 30S राइबोसोमल सब यूनिट्स पे। बता दिए ना, एक 50S होते हैं, दूसरे 30S होते हैं। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोमल सब यूनिट्स पे जाके जो है ना उस पे बाइंड होती है। एम्फनिकॉल्स जो होती है, एम्फनिकॉल्स, इसमें हमने क्या पढ़ा था? क्लोरोमा फेनिकाल या फ्लोरोफेनिका। ये वाली जो होती हैं ये भी 50S राइबोसोम सब यूनिट्स पे। ये जरूर याद रखिएगा, 50S पे कौन सी है, 30S पे कौन सी बाइंड होती है। ठीक है। तो ये भी जो क्लोरोमा फेनिकाल होती है या फ्लोरोफेनिकाल होती है, ये भी 50S राइबोसोम पे बाइंड होती है, और वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस को ब्लॉक करती है। ठीक है। सल्फा सल्फोनामाइड जो होती हैं ये भी प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। ठीक है। उसके बाद जो होती है लिंकोमाइसिन, ये भी क्या करती है? ये भी जो है ना प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। क्लेंडामाइसिन, लिंकोमाइसिन, इसमें आते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड। अमाइनो ग्लाइकोसाइड आपने याद रखना है, ये भी क्या करती है? प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। या जो है ना क्या कहते हैं, जिसमें जेंटामाइसिन वगैरह आता है। और अमाइनो ग्लाइकोसाइड कौन से राइबोसोम पे जो है ना जाके बाइंड होती है या अटैच होती है, ये भी आपने याद रखना है, 30S राइबोसोम्स में इफेक्ट होती है। सही हो गया। तो ये आपने याद रखना है। ये होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। बट यहाँ पे ये सल्फो वाली सल्फोनामाइडिन याद नहीं रखना है, शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। सल्फोनामाइडिन प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करती है। ये यहाँ पे इसने लिख दिया है, इसको क्रॉस कर दें। ये यहाँ पे हम टेबल में पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है। ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक करती है। ठीक है। तो ये अलग से बताऊंगा टेबल में, बाकी इसको यहाँ पे आपने याद नहीं रखना। प्रोटीन सिंथेसिस में मैक्रोलाइट, टेट्रासाइक्लिन, एम्फनिकॉल्स, लिंकोमाइसिन, अमाइनो ग्लाइकोसाइड, ये प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकती हैं। ये आपने चार याद रखने हैं। सही हो गया। और सेल वॉल में पेनिसिलिन और सेफालोस्पोरिन आपने याद रखने हैं। आवाज सही आ रही है इरफान? कट तो नहीं रही है?
चलो, लास्ट जो रहता है हमारा यहाँ पे करके क्लास खत्म करते हैं, वो है डीएनए गायरेज। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला भी। डीएनए गायरेज, डीएनए गायरेज इनहिबिटर कौन सी होती हैं, ये आपने याद रखनी है, जो हमने ऊपर पढ़ा था बैक्टीरियोसाइडल में, फ्लोरोकोनिलोन्स। ठीक है, फ्लोरोकोनिलोन्स जो होती हैं ये होती हैं डीएनए गायरेज। अभी डीएनए गायरेज क्या होता है, ये एक इंजाइम होता है। क्या होता है, बैक्टीरिया में एंजाइम होता है जिसको टोपोआइसोमर्स भी कहा जाता है। ये काम क्या करता है, बैक्टीरिया को अनकॉइल करने में मदद देता है ताकि वो ज्यादा रिप्लिकेट हो सके। डीएनए गायरेज एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को अनकॉइलिंग या रिप्लिकेशन में मदद देता है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये उसके एंजाइम को जाके इफेक्ट करती हैं ताकि वो ज्यादा रिप्लिकेट ना हो पाए और वो वहीं पे ही जो है ना उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो ये फ्लोरोकोनिलोन्स जो होती हैं ये डीएनए गायरेज इनहिबिटर होती है। इंड्रोफ्लोक्सिन, नोरोफ्लोक्सिन, सिप्रोफ्लोक्सिन, ये इसके एग्जांपल भी मैंने बताए थे। ये सारे इसमें आते हैं और ये क्या होते हैं, डीएनए गायरेज इनहिबिटर होते हैं। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है, इस दफा यहाँ से क्वेश्चन आया है तो ये तीनों आपको पता होनी चाहिए एंटीबायोटिक्स की, कि सेल वाल पे इनहिबिट कौन करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस को कौन रोकता है, और डीएनए गायरेज इनहिबिटर कौन सी ड्रग होती है। ठीक है, आई होप के ये क्लियर होगा। ये वाली इंपॉर्टेंट है, एंड्रोफ्लोक्सिन, सिप्रोफ्लोक्सिन, ये डीएनए गायरेज होते हैं। प्रोटीन में टेट्रासाइक्लिन पूछ सकता है, टेट्रासाइक्लिन क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। और सेल वॉल में सेफालोस्पोरिन और जो है ना पेनिसिलिन होती है। दूसरा क्वेश्चन इनका बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक से होती है। अच्छा, डीएनए गायरेज सर बताएं फिर से। डीएनए गायरेज एक एंजाइम होता है बैक्टीरिया में जो उसको अनकॉइलिंग में, अभी बैक्टीरिया कॉइल्ड शेप में होती है ना, तो ये अनकॉइल्ड होती है, अनकॉइल्ड होती है बैक्टीरिया। तो उससे उसकी क्या होती है, रिप्लिकेशन होती है। रिप्लिकेशन का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह वो आराम से पहुंच सकती है इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये रिप्लिकेट करती है या आगे ग्रोथ करती है। तो ये एंजाइम उसको मदद देता है डिवीजन करने में। सिंपली अगर मैं कहूं कि ये डीएनए गायरेज एंजाइम बैक्टीरिया को डिवाइड करने में मदद देता है। ठीक हो गया, ताकि वो बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह अपनी कॉपीज वगैरह बना सके या ग्रो कर सके। तो जब ये एंजाइम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी तो हमने पढ़ा है बैक्टीरियोसाइडल है ये ग्रुप फ्लोरोकोनिलोन, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सिन, नोरोफ्लॉक्सिन या एंड्रोफ्लॉक्सिन आते हैं। इनके टेबलेट्स वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो ये जो डीएनए गायरेट होता है ये बैक्टीरिया को रिप्लिकेशन या कॉपी बनाने में काम देता है। कॉपीज बनाते हैं ना ये डीएनए में बैक्टीरिया वगैरह, ये आपने पढ़े हैं, ताकि उसकी रिप्लिकेशन हो सके। तो ये तीनों कैटेगरीज आपने याद रखने हैं, बहुत ही बेसिक से समझा है। बाकी ये 50S और 30S भी बता दिया, ये भी आपने याद रखनी। ठीक है, यहाँ तक क्लास करते हैं, कल हम यहाँ से फिर टेबल से भी इनका मूड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, ये भी सेम ही है। ठीक है, जैसे अमाइनो ग्लाइकोसाइड आपको बताया, 30S प्रोटीन सेम लिखा हुआ है, सेफालोस्पोरिन, सेल वॉल। ठीक है, ये इनके मूड ऑफ एक्शन बस पेपर में आते हैं। टेट्रासाइक्लिन, ये भी प्रोटीन, पेनिसिलिन, सेल वॉल सिंथेसिस, सल्फोनामाइडिन, फोलेट या फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देता है। फ्लोरोकोनिलोन्स ये बता दिया, डीएनए की रिप्लिकेशन। मैक्रोलाइड्स ये प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकते हैं। लिंकोमाइसिन, ग्लाइकोपेप्टाइड्स ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इनका मूड ऑफ एक्शन था। बाकी यहाँ पे भी इतनी डिटेल चीजें नहीं थी। कल इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करेंगे इपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन। यहाँ से 2025 में इस टेबल से क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2025 में यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूरो ट्रांसमीटर। ये है न्यूरो ट्रांसमीटर नार एड्रेनलिन, या जिसको नार इपिनेफ्रीन कहा जाता है। ये 2025 में फार्मा से दो क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन ये सेल वाल इनहिबिटर का आया था, दूसरा ये आया था कि इपिनेफ्रीन और नार इपिनेफ्रीन से न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा होता है। वो ये होता है जिसको नार इपिनेफ्रीन कहा जाता है। डिटेल में कल समझाऊंगा इंशाल्लाह, ये कंसेप्ट कभी नहीं भूलेगा। इस टेबल को बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, बाकी थोड़ा सा रहता है जो है ना, फिर हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है चीजें, शाबाश।